गाइस, मैं आप दोस्तों आपका और हमारा कनेक्शन यूट्यूब चैनल वाई इंडिया वांट टॉक पीओके दिस टाइम पीएम मोदी एड्रेस टू दी नेशन। ओके, किस वक्त इंडिया क्यों ले सकता पीओके पाकिस्तान के बाद कश्मीर। इंटरेस्टिंग और रिजल्ट बताएगा, देखते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में। आज दिन भर की घटनाओं को दोपहर बाद से जो हमने आपसे डिस्कस कर ली थी उनको चर्चा में करने के लिए। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी से कुछ देर पहले दोपहर में मैंने एक सेशन किया था अपनी पाठशाला पे, और मैंने सेशन में यह कहा था कि क्या परमाणु हथियार या परमाणु हमले करने की प्लानिंग में था भारत। हमने ये सेशन किया, संभवतः आप में से कुछ लोगों ने अपनी पाठशाला पे इसे देखा भी हो, नहीं देखा हो तो एक बार इसे जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि इस सेशन में मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि सीज फायर की आफ्टर ऑल कहानी गढ़ी कैसे गई थी, सीज फायर के पीछे की स्टोरी क्या है, इसके बैकग्राउंड चैनल में चल क्या रहा था, कैसे भारत के ब्रह्मोस ने जाकर के पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को ही निशाना बना लिया था, जिसके चलते आनन फानन ने, आसिम मुनीर ने अमेरिका से कहा कि अगर भारत नहीं रुका तो मैं परमाणु बम चला दूंगा। भारत को फोन किया गया, अमेरिका द्वारा कहा गया कि आपने परमाणु ठिकानों पर परमाणु हथियार जहां रखे हैं वहां पर ही हमला कर दिया है, स्थितियां विकट हैं, यहां से आगे परमाणु हमले हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम चला दिए जाएंगे, कृपया करके रुक जाइए। मैंने ये जब जानकारी दी तब मैंने ये भी कहा कि सीज फायर में जहां हर भारतवासी इस बात को लेकर व्यथित है कि भारत को सीज फायर अमेरिका के कहने पर नहीं मानना चाहिए था, मैंने फिर आपको बताया कि ये अमेरिका के कहने पर हम नहीं माने। कहानी ये थी कि हमने ही धमाके कर दिए थे। ये तो ट्रंप को टीआरपी गेम का रहना आता है, टीआरपी गेम समझ में आता है, क्योंकि वो खुद पत्रकार रहा है, इसलिए वो सारे करे धरे काम को आधा घंटे पहले कर गया। बात तो 3:30 बजे ही हो गई थी, 5:30 बजे ट्रंप ठीकरा फोड़कर चला गया और हम 6 बजे लाइव आए। आधा घंटे का डिस्टेंस वो वैसे ही खा गया जैसे आज खाया। आज भी ट्रंप पीएम मोदी के 8 बजे लाइव आने से पहले ही 7:30 बजे खुद लाइव आ गया, और खुद लाइव आकर के वो बात बोल गया जिस बात को मैंने क्लेम किया था। और मैं अगेन आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं कि इस पूरी घटना, जब से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमने आपको बहुत सी बातें पहले ही प्रेडिक्ट की हैं कि ऐसा होगा, और वो हुआ है। अगर आप यकीन रखते हैं तो आप इसे जाकर के सुनिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा कि आपने ऐसा कहा था। मैं आपको ये सेशन दिखा रहा हूं, और इस सेशन के साथ जुड़ा हुआ ये पॉइंट जिसमें मैंने अपने सेशन में ये बात बोली है, मैंने ये कहा था कि ट्रंप इतना बड़बोला है, मीडिया में आ जाएगी, ये जानकारी आ जाएगी कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी थी और भारत ने इसका कमांड सेंटर उड़ा दिया था। महीने पर अधिकतम ये खुद ही बोल रहा है। मैंने अपने सेशन में अभी से 8 घंटे पहले ये जानकारी आपको दी थी कि ट्रंप इतना बड़बोला है कि ये खुद ही आकर कह देगा कि परमाणु हमले की चिंता थी, इसलिए मैंने आकर के ये सारा काम किया। परमाणु हमला शब्द यूज करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि यह आके बोलेगा। और साथियों, ये घटना बीते, मेरे सेशन को बीते अभी 8 घंटे भी नहीं हुए, मैंने तो 1 महीने का टारगेट लिया था कि महीने भर में बोल देगा। यह आदमी आता है और हेडलाइन बन जाती है कि वी स्टॉप्ड ए न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। जो जानकारी हम दोपहर में साझा कर रहे थे, ट्रंप ने शाम 7:30 बजे आकर बोल दिया कि हमने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रोक दिया, अदरवाइज मिलियंस ऑफ पीपल्स की जान चली जाती। मैंने कहा था आपसे कि यह आदमी केवल क्रेडिट लेने की लड़ाई लड़ रहा था, किया धरा सारा भारत का था। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह धूल चटाई थी, हम सब कुछ वैसे ही करते जा रहे थे जो हम चाहते थे। पाकिस्तान की तरफ से हम पर कॉल आया कि आप कृपया शांत हो जाइए, अदरवाइज दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अमेरिका का कॉल आया कि आप शांत हो जाइए, भारत पाकिस्तान की स्थितियां विकट होती जा रही थी। लेकिन इस बीच में यह आदमी आकर क्रेडिट खा गया, और हम भारतवासियों को क्या लगा कि यार तुम कौन होते हो बीच में आकर के यह कहने वाले कि मैं तुम दोनों के बीच शांति करा रहा हूं। और भारतवासियों को यह बात रास भी नहीं आई। लेकिन यह आदमी, चूंकि इसको बोलने से कोई रोक तो सकता नहीं है, यह अभी भी यह बोलता हुआ पाया गया कि मैं दोनों देशों के साथ बढ़िया व्यापार करूंगा, भारत के साथ तो मैंने अभी ट्रेड डील कर ही ली है, आने वाले समय में और बढ़िया से करूंगा। ये बातें वही पुरानी वाली दोहराता रहा। खैर, ट्रंप की बातों में हमने अब सार निकाल लिया है
कर भारत रहा था क्रेडिट खाने की लड़ाई ये लड़ रहा था। जो आदमी 2 दिन पहले तक ये कह रहा हो कि ये भारत पाकिस्तान का आपसी मसला है, अचानक वो एक्टिवेट कैसे हुआ, जेडी वेंस कैसे एक्टिवेट हुए, मार्को रूबियो कैसे एक्टिवेट हुए, अब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्राणी ने खुद ही क्लियर कर दिया है कि परमाणु हमले तक बात पहुंच गई थी। और वो मैंने आपको दोपहर के सेशन में ही बता दी थी कि कहानी क्या थी। आप जाकर के इसका स्टेटमेंट सुन लीजिएगा और हमारा सेशन सुन लीजिएगा, ठीक है साहब। तो ये तो इसकी बातें खत्म हो गई। चलो साहब, 7:30 बजे प्रधानमंत्री से पहले ही ये व्यक्ति अपनी बातें बोलकर चला गया। हमारे जितने भी सेशंस हुए उन सभी सेशंस में हमारी एक ही डिमांड रही, और वो ये थी कि इस बार आपने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, अब इस सिंदूर को तो आपने शुरू कर ही दिया है, अब आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ले ही डालिए। हमने अपने सभी सेशंस में जितने भी भारतवासी मेरे साथ कनेक्टेड रहे, सबने एक स्वर में एक ही मांग उठाई कि हे सरकार, अगर आप सुन रहे हो हमें, तो पीओके पर आप अपनी प्रतिक्रिया दो। यही कारण है कि मैंने प्रधानमंत्री के बोलने से पहले ट्विटर पर पोल भी कराया था, उसमें भी आपसे यही पूछा था कि पीओके पर आपका क्या मत है। और प्रधानमंत्री जब अपने सेशन में आए तो फिर उन्होंने आकर पीओके पर बयान देना अपनी जरूरत समझा, क्योंकि आप सबने इस बात को इतना दूर तक पहुंचा दिया कि प्रधानमंत्री को पीओके पर बयान देना ही पड़ा। अब ये बयान से काम चल जाएगा क्या? आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि प्रधानमंत्री के बयान के मायने क्या हैं। मैं पहले ही बता देता हूं, प्रधानमंत्री ने जो आधा घंटे का राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, उसका सीधा सा सार यह था कि आतंकियों ने जो घटना हमारे देश में की, उसका हमने उन्हें जवाब दिया। नंबर 1, हमारे देश के अंदर खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अगर आप हमारे देश में खून बहाएंगे तो हम आपके देश को पानी नहीं देंगे, साफ है। नंबर 3, दुनिया ने हमारे स्वदेशी हथियारों की ताकत देख ली। इसका सीधा सा तर्क था कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के नाको चने चबवा दिए, दुनिया अब ब्रह्मोस खरीदने आ जाए, हमने बढ़िया डेमो दे दिया है। चौथा, हमने उनको क्लियर कर दिया कि भारत आतंक के खिलाफ आने वाली समय पर ऑपरेशन सिंदूर को ही अपनी फुल टाइम स्ट्रेटजी बनाएगा। अपनी फुल टाइम स्ट्रेटजी का मतलब है, अगर आप हम पर हमला करेंगे, मतलब हमारे अगर आतंकी घटना होगी, तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और 5वां जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, वो केवल इतनी थी कि भारत की स्थितियों में अब हमें कोई न्यूक्लियर धमकी ना दे, हम इन बातों से डरना बंद कर चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री की जो ये 5 महत्वपूर्ण बातें थी, ये इन्होंने अपने आधा घंटे के संबोधन में कही। समस्त भारतीय एक सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए इस सत्र में एकत्रित हुए थे, और वो ये था कि प्रधानमंत्री पीओके पर आप क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि आज से पहले आपके राष्ट्र के नाम संबोधन में हमने बहुत कुछ पाया है, और ये देश नोटबंदी को आपके बयानों से याद रखता है। तो क्या पीओके पर कोई बयान देंगे? क्या प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया? प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि अब पाकिस्तान पर बात केवल और केवल कश्मीर पीओके पर और आतंक पर होगी। आपसे चर्चा इस बात पर होगी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्या होगा। हम आपसे केवल इन विषयों पर ही चर्चा करेंगे और कोई आपसे बातचीत नहीं होगी। इसका मतलब भारत ने अपने एजेंडे में अब पीओके को डाल दिया है, इसी विषय को लेकर बात होगी। लेकिन यह सवाल कहीं ना कहीं यही खड़ा रह गया कि इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर में पीओके को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होनी है। क्या हम यह बात मान लें? तो आंसर है जी हां। ऑपरेशन सिंदूर में जिसको सीज फायर तक पहुंचा दिया गया है, इसमें पीओके को लेकर कोई बयान नहीं है। तो क्या इस बात पर हमें निराश होना चाहिए? इस सेशन में रुके रहिए, थोड़ी देर में आपको मैं सारे जवाब दे दूंगा, और आज के इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद आप निश्चित ही इस बात से कन्विंस भी होंगे कि भारत की आफ्टर ऑल कूटनीति कहिए या रण के लिए रणनीति कहिए, वो है क्या। आइए सेशन के अंदर प्रधानमंत्री के बयानों पर छोटी सी नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री का बयान शुरू हुआ पहलगाम में हुई आतंकी घटना और हमारी भारतीय माता बहनों के सिंदूर के उजड़ने से। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि आतंकियों ने जो दुस्साहस किया, उनको उनके घर में जाकर हमने पनिश किया। यही कारण था कि ऑपरेशन सिंदूर हमने नाम रखा। हमने बेहतरीन और उन्नत किस्म के हथियारों का उपयोग करते हुए पाकिस्तान को यह सबक सिखाया कि भारत में अगर इंटरफेयर आप करोगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। भारत की तरफ से तमाम वो बातें प्रधानमंत्री की तरफ से बताई गई, और प्रधानमंत्री का आना भी जरूरी इसलिए हुआ क्योंकि उस तरफ से लगातार राष्ट्र के नाम पर संबोधन शहबाज शरीफ किए जा रहा था। ऐसे में शहबाज शरीफ के बयानों से प्रधानमंत्री को लगा कि हमें भी आना चाहिए,
क्योंकि ये फेक लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह की बयानबाजी है वो सब हटके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपनी सारी बातें यहां पर रखी, राष्ट्र के नाम संबोधन में अपनी सारी बातें ब्रीफ से शुरू करते हुए कहां से शुरू हुए, कहां तक पहुंचे, क्या हमने किया, और साथ में प्रधानमंत्री ने यह भी बात उठाई कि अब दुनिया को यह पता चल गया है कि किस तरह से यूएन के डेजिग्नेटेड जो आतंकवादी हैं वो यहां की सरकारों के साथ, यहां के सैन्य अधिकारियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और उन्हें तिरंगा नशीन होता है, इनको माफी चाहूंगा, इनका जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है वो इनको नशीन होता है। ऐसे में पाकिस्तान का राग जो है वो सबके सामने एक्सपोज हो चुका है। खैर, हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी बातें कही उन बातों को तो आपने अब तक सुन ही लिया होगा। अब मैं उससे आगे के विश्लेषण पे हूं, और विश्लेषण इस बात का कि क्या भारत पीओके लेने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली सबने इनको बधाई दे दी। सवाल वही खड़ा रहा, पीओके का क्या हुआ और पीओके इस बार क्यों नहीं, क्या हमें निराश होने की जरूरत है? तो साथियों, भारत ने जैसा स्पष्ट कहा कि अब पाकिस्तान से बात केवल पीओके के बारे में होगी, तो क्या हम यह मान लें कि पीओके के लिए बात होगी लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में तो नहीं होगी? चलिए हम एक बार के लिए यह बात मान ही लेते हैं। इसके पीछे का थोड़ा सा तर्क जान लीजिए और उस तर्क में फिर से मैं एक बार इंदिरा गांधी जी को आपके सामने लेकर आऊंगा। साथियों, वर्ष 1971 की बात है। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में, इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और आज से इसे रिलेट करिएगा, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट मचा हुआ था। कन्फ्लिक्ट ऐसा कि पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के जो मुसलमान थे, इन्हें पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमान इज्जत नहीं दिया करते थे। कहते थे कि तुम बंगाली मुसलमान हो, तुम असली नहीं हो, तुम कन्वर्टेड हो, असली तो हम बाबर और इनके तो सब हम ही हैं, गजनवी की औलादे तो हम ही हैं, तुम तो केवल बदल गए हो। इस तरह से इनको दोयम दर्जे का मुसलमान मानकर ट्रीट किया जाता था। इतना बुरा ट्रीटमेंट होता था कि पूर्वी पाकिस्तान से अगर कोई चुनाव भी जीतता था तो उसे संसद में प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। सेना के प्रमुख पदों पर पश्चिमी पाकिस्तान का ही हक हुआ करता था। संसद के अंदर बटी हुई सीटों में पूर्वी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व लगभग इस तरह से था कि जीतने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के फादर थे, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में एक जन चेतना फैलाई और कहा कि अगर हम मेजॉरिटी सीट जीत जाएंगे तो पूरे पाकिस्तान की संसद पर हमारी सरकार बनेगी और हम मेजॉरिटी से शासन करेंगे। हुआ भी यही। शेख मुजीबुर रहमान ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को एक किया और अपनी पार्टी को चुनाव जिता दिया। आवामी लीग चुनाव जीतती है और पूर्वी पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान में बनने वाली होती है। लेकिन सेना, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों से बनी हुई थी, वो इस बात पर नाराज हो जाती है और वो दमन शुरू कर देती है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का, जो सरकार चलाना चाहते थे कंप्लीट पाकिस्तान की। लेकिन इस बात से सेना खफा हो जाती है और पूर्वी पाकिस्तान के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, उनका दमन शुरू हो जाता है। दमन इस तरह से कि सेना हर राजनीतिक कार्यकर्ता को देखते ही या तो मार देती या उनके साथ अत्याचार करती। महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों के साथ अत्याचार, पुरुषों को देखते गोली मार देना, लाखों की संख्या में नृशंस हत्याएं होने लगी क्योंकि सेना की असली पावर पश्चिमी पाकिस्तान के पास थी। पूर्वी पाकिस्तान से परेशान होते हुए लोग, जिन्हें आप बांग्लादेश कहते हैं, वो बड़ी संख्या में भारत में एंट्री करने लगे। भारत इस बात से व्यथित था। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी इस बात से परेशान हुई कि इस तरह अगर चलता रहा तो बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से लोग भारत में एंट्री कर जाएंगे और उनकी परेशानी फिर हमारे देश के लोगों की परेशानी बन जाएगी। पहले ही धर्म के नाम पर ये लोग विभाजन करा के अपने लिए अलग देश मांग लिए, अब ये लोग हमारे देश में फिर और घुस जाएंगे और हिंदू जहां रहते हैं उन क्षेत्रों पर ये कब्जा करने लगेंगे। इनके लिए यहां जगह नहीं है, इन्हें वापस भेजा जाना चाहिए और ऐसे में वहां शांति होना जरूरी है। इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया भर के नेताओं से संपर्क साधा कि देखो ये दोनों हिस्सों में जो लड़ाई चल रही है, कृपया करके इसे रोको, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए अब अच्छी बात नहीं है। दुनिया के देशों ने हमसे कहा कि ये उनका इंटरनल मैटर है, तुम्हारे पास रिफ्यूजी आ रहे हैं तो तुम रोक लो, तुम अपनी तरफ से कोई एक्शन ले लो। भारत ने लाख दुनिया को समझाने की कोशिशें की। भारत ने कहा कि देखो, कुल मिलाकर के उनका आरोप हम पर है कि हम मुक्ति वाहिनी, जो पूर्वी पाकिस्तान की सेना है, उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं, बांग्लादेशियों को हम मोटिवेट कर रहे हैं। पश्चिमी पाकिस्तान हमें दुश्मन मानता है और वो ये कहता है कि तुमने बांग्लादेशियों को भड़का रखा है, पूर्वी पाकिस्तानियों को भड़का रखा है। इस चक्कर में वो लोग नया देश चाहते हैं, इस चक्कर में वो शासन चलाना चाहते हैं और उन्होंने हमसे दुश्मनी बना ली है। लेकिन हमारी किसी ने एक ना सुनी। खैर,
समय बीतता गया। इंदिरा गांधी जी ने इसी बीच में सैम मानेकशॉ को बुलाया। सैम मानेकशॉ को बुलाया गया, ये वो तस्वीर है और इस तस्वीर के बहुत मायने हैं साथियों। एक अभी सैम बहादुर करके फिल्म आई है, विक्की कौशल उसके अंदर अभिनय कर रहे हैं। आप उस फिल्म को देखेंगे और ये दृश्य आपको स्वतः ही समझ में आएगा कि इस दृश्य की क्या ग्रेविटी थी। सैम मानेकशॉ इंदिरा गांधी जी के सामने बैठे हैं और सामने बैठ करके इंदिरा गांधी जी उनसे कहती हैं कि सैम, हमें बांग्लादेश को आजाद कराना चाहिए या पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ देना चाहिए, हमें पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। सैम मानेकशॉ तुरंत मना कर देते हैं। आज की कहानी इसी इंसिडेंट से जुड़ी हुई है। जब इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि सैम, हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना चाहिए, मानेकशॉ मना कर देते हैं कि नहीं मैडम प्राइम मिनिस्टर। इस बात को सुनते ही इंदिरा गांधी जी एकदम परेशान हो गई कि सेना हमारे बात का, आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है। ये न्यूज बनती है कि सैम मानेकशॉ, द जनरल हु टोल्ड इंदिरा व्हेन इंडियन आर्मी वाजंट रेडी फॉर वॉर, बोले मैडम अभी मेरी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है। यह बात सुनते ही एक बल के लिए आपको लगेगा कि सैम मानेकशॉ क्या कमजोर थे, क्या वो डर गए थे? जवाब है जी नहीं। उन्होंने कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, आपने अभी यह बात बोली है, मेरी सेना को पूरे देश से मूव होने के लिए, मुझे बांग्लादेश के बॉर्डर तक ले जाने के लिए, बारिश का जो मानसून का काल है इसे काटने के लिए समय चाहिए, क्योंकि इस समय पर पश्चिम बंगाल के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा है वहां पर इस तरह पानी भर जाता है कि मैं मेरी सेना को वहां नहीं पहुंचा पाऊंगा। मुझे अगर युद्ध लड़ना है तो मुझे युद्ध जीतने के लिए लड़ना है, केवल वॉर के लिए नहीं लड़ना है। यह बात बहुत फेमस लाइनों में से एक है कि जब अप्रैल 1971 में सैम मानेकशॉ ने मना कर दिया कि नहीं, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और इसके पीछे उन्होंने कहा कि दैट हिज जॉब वाज टू फाइट टू विन। ही आस्क्ड फ्यू मंथ टाइम, उसने समय मांगा इंदिरा गांधी जी से कि मुझे युद्ध करने के लिए समय चाहिए। आप कहेंगे क्या बकवास बातें कर रहे हैं। समझदार लोग इन सब बातों का मीनिंग समझ गए होंगे जो मैं अब आपके साथ करने जा रहा हूं। क्या बातें करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा साथियों। जैसा आप सभी ने देखा कि पहलगाम के अंदर जो मसला हुआ, पहलगाम में आतंकी हमला होता है और भारत सरकार 15 दिन तक हमले का बदला नहीं लेती है। हमारे देश के अंदर अपोजिशन के द्वारा, तमाम प्रकार के मीडिया हाउसेस के द्वारा, छोटे मोटे यूट्यूबर्स के द्वारा सरकार से सवाल पूछने लगे जाते हैं कि पहलगाम के मसले पर अब तक रिप्लाई क्यों नहीं किए। पुलवामा में तो बोले थे, एयर स्ट्राइक किए थे, वो चुनाव थे इसलिए तुम लोगों ने सब कर दिया, पहलगाम पर जवाब क्यों नहीं दिया। इसका मतलब यह था कि भारत सरकार को पहलगाम का जवाब देना ही था और उसके लिए समय नहीं लेना था। जितना लेट हो रहे थे, सरकार की साख पर प्रश्न खड़े हो रहे थे। इसी वजह से भारत सरकार के प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री बयान के माध्यम से लोगों को आश्वस्त कर रहे थे और पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार हो रहा था कि भारत बदला लेगा, भारत उस पर कार्रवाई करेगा। तो पॉइंट नंबर 1 कि हम पर यह घटना थोपी गई थी। पहलगाम के तुरंत बाद हमें रिप्लाई करने का समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। आतंकी हमले के बाद हमें जवाब देना ही था। सरकार पर इतना प्रेशर भारत की जनता ने क्रिएट कर दिया था कि इनका बदला लो। लेकिन जब जनता ने प्रेशर क्रिएट किया, उस समय पीओके का प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा रहा था। बस क्रिएट यह किया जा रहा था कि इन्हें दंड दो, पाकिस्तानियों को सबक सिखाओ कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि भारत में पहले ही 2 बार हुए आतंकी हमलों में हमने सर्जिकल स्ट्राइक से उन्हें पनिशमेंट दिया था। तो भारतवासी यह मान रहे थे कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ बड़ा होगा, लेकिन पीओके हमारी कैलकुलेशन में भी नहीं था। ऐसे में भारत सरकार भी अपनी प्रिपरेशन बढ़िया से कर रही थी और सरकार भी यह मान गई थी कि इस बार एयर स्ट्राइक से ज्यादा करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम छोटा मोटा किए तो हमारे देश के अंदर कई ऐसे राजनेता बहादुर हैं जो चुनावों में ही दिखते हैं और चुनाव हारने के बाद दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो प्रमाण मांगते हुए दिख जाएंगे कि युद्ध का प्रमाण दो कि आप मारे थे। अभी भी कई बहादुर निकलेंगे जो ये कहेंगे कि 100 आतंकी मारे, बताओ कहां हैं। कल हुआ ऐसे, जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब उनसे पूछा गया कि कितने आतंकी मारे, तब हमारी वायुसेना की तरफ से बहुत ही शानदार जवाब आया, हम मारने का काम करते हैं, हम बैग नहीं काउंट करते हैं। बिल्कुल वही बात हमारे राजनेताओं पर लागू होती है। वो थोड़े दिनों में पूछेंगे कितने आतंकी मारे बताइए, तो हम एयरफोर्स से मार के गिनने थोड़ी बैठेंगे, बताओ लाशें कितनी गिरी। हमारा काम वो नहीं है। लेकिन इस बार सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ करने जा रहे हैं तो डिसिसिव करेंगे, अंदर घुस के मारेंगे। अक्सर पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, इस बार जाकर के हम लोग घुसेंगे पाकिस्तान में, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, 100 किलोमीटर अंदर तक आतंकियों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करेंगे। हमने किया।
हमने बढ़िया अच्छे से किया और हमने साफ कर दिया कि आतंकियों को हमने पनिशमेंट दे दिया है, यही हमारी पुरानी नीति रही है और हम करते आए हैं। अच्छा साहब, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं से भी एक गलती हुई। गलती क्या हुई? उन्होंने वॉर का जिंगोइज्म कर दिया, लोगों में सेलिब्रेशन इस हद तक बढ़ा दिया कि हम लोग इस उत्साह से लबरेज हो गए कि जब इनको 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मार सकते हैं तो फिर पीओ के कौन से खेत की मूली है, अभी उखाड़ लाइए। अब यहां पर दो बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी होंगी। पहली बात तो यह कि यह 15 दिन की प्लानिंग में की गई घटना थी। भारत ने पहलगाम का बदला बहावलपुर में लिया, 15 दिन के अंदर लिया। यह 15 दिन के अंदर पीओके की प्लानिंग नहीं हो सकती थी। यह बात आपको सैम मानेकशॉ का उदाहरण देके मैंने इसीलिए समझाई, जब वो जनरल जिसने मना कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरी सेना तैयार नहीं है। अब आप कहेंगे क्या हमारी सेना तैयार नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, दोनों तरफ के टेरेन बहुत अलग हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को जाने के लिए आपको अपनी सेना को मूव करा के उधर भेजना होगा। उसे आप फाइटर जेट से या ब्रह्मोस से प्राप्त नहीं कर सकते। आपको उसके लिए अपनी सेना को, पैदल सैनिकों को क्रॉस कराना होगा और हमारी पैदल सेना को हमारे देश के अंदर जितने भी आर्मी कमांड्स हैं, आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं, उनसे मूव करा करके उत्तरी बॉर्डर तक ले जाना होगा, पश्चिमी बॉर्डर तक ले जाना होगा। इसमें समय लगता है, यह 15 दिन का काम नहीं है। आपको यह सारा मूवमेंट करके पीओके तक पहुंचाना था। दिक्कत कहां हुई? सरकार ने हम पर इतनी अपेक्षाएं लाद दी। हम सब इस अपेक्षा में हो गए कि आप जब अंदर घुस के मार सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, आप में से कुछ मेरे मित्र और मेरे ऑडियंस साथी ऐसे होंगे जिन्होंने पुराने युद्ध भी देखे होंगे, चाहे कारगिल देखा हो या ऑपरेशन पराक्रम देखा हो या उससे पहले के वॉर देखे हो। हमारे सैनिक जब जाया करते थे तो रास्ते जाम हो जाया करते थे। हमारे सैनिकों के जाने पर जश्न मना करता था, ट्रकों का मूवमेंट हुआ करता था, रेलगाड़ियों का मूवमेंट होता था, ट्रेनों पर लदे हुए हमारे वेपन्स दिखाई पड़ते थे, बड़ी संख्या में मूवमेंट होता था और वो मूवमेंट अपने आप में किसी त्योहार से कम नहीं होता था। लेकिन इस बार ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था क्योंकि समय 15 दिन था। हम इस मूवमेंट से पाकिस्तान को यह नहीं बताना चाहते थे कि हमारी आफ्टर ऑल मंशा क्या है। हम नेवी को खड़ा किए कराची में, हम सिंधु का पानी रोके और हमारे एयरफोर्स को और S-400 को तैयार किए कि रिटेलिएशन को काउंटर करेंगे। सब लोग तैयार हो जाओ, लेकिन सेना का मूवमेंट कहीं नहीं करवाए। सेना का मूवमेंट हुआ तो वो बहुत ही लिटिल स्केल पर हुआ। जो इधर उधर थे उनको बस एडजस्ट किया गया, कहा गया कि बस आपकी छुट्टियां रद्द हैं, जो अपने अपने फील्ड पर हैं वापस लौट आए, बस इतना ही मूवमेंट हुआ। इसका मतलब यह था कि हमारी सेना पीओके के लिए इन 15 दिनों में तैयार नहीं थी। और इस बात को बिल्कुल भी अपने अंदर राष्ट्र भावना को कम होते मत देखिए। हर चीज का एक समय होता है। भारत की जनता क्या चाहती है, इस देश की सरकार ने आप लोगों के द्वारा दिए संदेश से अच्छे से समझ लिया है। उन्हें यह समझ में आ गया है कि अब पीओके से नीचे कुछ बर्दाश्त नहीं है। आने वाले समय में अगर आतंकी हमला होता है तो भारत सरकार आगे से ऑपरेशन सिंदूर जब करने जाएगी तो भारत की जनता ऑपरेशन सिंदूर से खुश नहीं होगी। उनका स्टेटमेंट अब सरकारों तक जा चुका है कि सर, आतंकियों के सर कलम करने से नहीं, इनके सर को उखाड़ फेंकने से काम चलेगा, इस पूरे देश को बर्बाद करने से काम चलेगा। आपने जो संदेश भेजा ना, वो इतना स्ट्रेट था कि प्रधानमंत्री को आज अपने बयान में उसे शामिल करना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, आप सबके बयान को मैंने यहां पर रिलेट ही इसलिए किया कि सैम मानेकशॉ ने कहा कि मेरी सेना को तैयार होने के लिए समय चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हमारी थल सेना को पीओके तक पहुंचने के लिए, मूवमेंट के लिए एक समय चाहिएगा। अगर 15 दिन ही हमको रिएक्शन टाइम लेना था, 15 दिन के अंदर हम इस पूरे कारनामे को नहीं कर सकते थे। फिर चाहे आप जिस तरह से इस बात को समझें, चाहे आप यह समझें कि सर आप हमारी सेना को कमजोर मानते हैं, आपको लिटरली और रियल सेंस में यह लेना होगा कि हमें मास मूवमेंट हमारी सैनिकों का करना था, जैसे 370 हटाते समय हमने सैनिकों को शिफ्ट किया था। जैसे देश में जितने भी बड़े डिसीजंस हुए, हम अपने सैनिकों का मूवमेंट कराते हैं, पीओके के नाम पर भी ऐसा ही भविष्य में कराया जाएगा। यह प्रधानमंत्री के बयानों से आप स्पष्ट मान सकते हैं। इसका मतलब जैसे बांग्लादेश को हमने टुकड़ों में तोड़ा, एक प्रधानमंत्री ने सोचा और यह कारनामा कर दिखाया। आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को आप सबका संदेश साफ चला गया है कि सर, आतंकियों से बदला लिया, समझ में आया, आपने परमाणु ठिकानों को तबाह किया, समझ में आया, लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। हमें चाहिए कि आप इनका पीओके लेकर खेल को खत्म
कम करें और ऐसी ही वापस से याद क्रिएट करें कि आने वाला समय इस बात को दोहराए कि भारत की सेना से पंगे लेना किसी खराब सपने से ज्यादा बुरा हो सकता है। मतलब यह सबको याद दिलाया जाए। तो कुल मिलाकर के भारत ने आज जो स्टैंडर्ड सेट किया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, आप उसे यह समझ सकते हैं कि भारत ने आतंकियों को पनिशमेंट देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित कर दिया, पीओ के अगली बार होगा, यह बात भी आप लोगों को बोल दी गई। तो सर क्या हम अब निराश होकर के बैठ जाएं? तो अब यहां से आगे मेरा अपने प्यारे साथियों के नाम संदेश, अब आप उसे गहराई से समझें, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो संदेश देना था वो उन्होंने दे दिया। अब इस संदेश को आप सब भी प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि दोनों देशों की तरफ से जो प्राप्त सूचनाएं थी वो सूचनाएं तो ये थी कि दोनों ने बात कर ली है, आगे युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस बीच में कहीं कहीं कुछ बॉर्डर एरियाज पर ड्रोन उड़ते देखे जा रहे हैं, वो सब अगली बातें हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने इस पूरी घटना में अगर कुछ भी ऑब्जर्व किया हो तो वो ऑब्जर्व करने वाले पॉइंट मेरे नजरिए से प्राप्त करिए। पहला पॉइंट, हमारे समस्त भारतवासियों को यह एहसास होना चाहिए कि भारत को आर्थिक ताकत बनने की जरूरत है। भारत को आवश्यकता है कि हमें अगर कोई भी आंख दिखाए तो हम उसकी आंखें निकाल लाएं। हमें आवश्यकता है कि ना कभी अमेरिका, ना कभी चाइना, ना कभी रशिया हमारे साथ मोलभाव कर पाए। आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, आज जो भारत के साथ हुआ ये तो आपको तब समझ में आएगा जब चाइना का आपको स्टैंड समझ में आएगा। साथियों, चाइना पर अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही अपनी तरफ से टैरिफ लगाया था। उम्मीद है आप सबने मेरे सेशंस के माध्यम से सुना भी होगा। 145% अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया था। आपको जानकर आश्चर्य यह भी हुआ कि खुद चाइना ने बदले में उन पर 125% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ युद्ध चलता रहा। आज का अपडेट मैं आपको सेशन के अंत में इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि चाइना के ऊपर से अमेरिका ने टैरिफ हटा दिया है और हटाकर उसे 30% कर दिया है, और चाइना ने अमेरिकी सामानों पर 10% टैरिफ कर दिया है। यह कैसे संभव हुआ? चाइना जो अमेरिका को आंखों में आंखें दिखा रहा था, वो अमेरिका को अपनी शर्तों पर मनाने में कामयाब कैसे हुआ? क्योंकि चाइना ने खुद को दुनिया का प्रोडक्शन हाउस बना लिया था, सप्लाई चेन इकोसिस्टम का बादशाह बना लिया था। मेरे प्यारे साथियों, बयानों में और सोशल मीडिया पर लिखी चैट में हमें जीतने का कोई मकसद नहीं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हम देश को प्रथम बनाएंगे, और हम सभी भारतीयों को अब यह भी समझ में आ गया है कि जब जब हमारा टैक्स कटता है तो वह हमारी सुरक्षा में बढ़ता है। आज S-400 बॉर्डर पर खड़ा रहा, ब्रह्मोस दुनिया के बॉर्डर क्रॉस करके छेदती रही, या राफेल जाकर के हमारे ही सीमा में खड़ा होकर दुश्मनों को मिटाता रहा। यह तभी संभव हुआ जब कोई भारतीय बढ़िया से पैसे कमा रहा था, टैक्स नंबर 1 से पे कर रहा था, और उसी से रक्षा विभाग अपने लिए हथियार खरीद रहा था, ताकि हम चैन की नींद सो रहे थे। मतलब किसी देश के अंदर अगर आर्थिक ताकत बनने की क्षमता है तो वह निर्धारित होती है कि उस देश ने कमाया कितना। मेरे प्यारे साथियों, बात रक्षा बजट की हो तो हम कहते हैं कि भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से 8 गुना ज्यादा है, लेकिन यह कहते हुए सोचना चाहिए कि चाइना का भारत से 4 गुना अधिक रक्षा बजट है। यह तभी है जब चाइना हमसे कई गुना अधिक कमाता है। हमसे अमेरिका का 10 गुना अधिक रक्षा बजट है। यह तभी है जब अमेरिका हमसे कई गुना अधिक कमाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी जानकारी जो यहां पर है वो ये कि अब समस्त भारतीयों को भारत को आर्थिक शक्ति बनाने की कसम खानी होगी, और यह कोई बहुत दूर का सपना नहीं है। भारतीयों, हम सब ने कभी एक समय पर वो दिन देखे हैं जब हमसे यूके वाले कहा करते थे, ब्रिटेन वाले कहा करते थे कि आप तो खंड खंड टूट जाएंगे, और हमने इतनी तेज ग्रोथ करी कि दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनकर बैठ गए, और हमने यूके जैसे देश को, जिसने कभी हम पर राज किया था, उसे पछाड़ दिया। हम वो भारतवासी हैं जिनके राष्ट्र भाव ने, जिनके देश प्रेम ने, जिन्हें अपनी आत्मभक्ति से, जिन्होंने देशभक्ति से इस देश को जो ऊंचाइयां दी हैं वो दुनिया देखती रह गई है। तो मैं आपसे यहां पर यह बात दोहराना चाहूंगा कि अपने आप को उस स्थिति तक लेकर जाना है, और हम लेकर जाएंगे। हमको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि आफ्टर ऑल जिसके जेब में रोकड़ा होता है उसके सब सुनते हैं। हमारी नेगोशिएशन पावर अच्छी होगी तो लोग हमें कंसीडर करेंगे, और उसके लिए हमें, मेरे प्यारे साथियों, जॉब मांगने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना होगा। हमें यह विचार करना होगा कि इस देश के हम कैसे काम आ सकते हैं, हम किस तरह से अपने संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। यह मेरा आपको आज कंसिडरेबल, मतलब अगर आप थॉट को मानते हैं तो इसे अवश्य मानिएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी थॉट है जो मेरे 3-4 दिन से दिमाग में घूम रही है कि इस पूरी गणित में हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो हम राष्ट्र को एक ताकतवर अर्थव्यवस्था बना सकते हैं साथियों, और एक दूसरे से नफरत करने के स्थान पर एकजुट होइए। कभी यहूदी जिन्हें उनके देश से निकाल दिया गया था, आज अमेरिका में बैठकर राज करते हैं, इजराइल से पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल करते हैं। जर्मनी से निकाले गए यहूदी जिन्हें कभी खुद के अस्तित्व के लिए जगह नहीं थी, आज वो जाने ही अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए
जाने जाते हैं। हम भारतवासी हैं, सबक लेंगे। और इस सबक को 1999 में हमने सबक लिया था, जब हमें जीपीएस नहीं दिया तो हमने अपना IRNSS बनाया। आज हम सबक लेते हैं कि हमें अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से छोटी होने का नुकसान हुआ है। नुकसान इसका कि किया धरा सब हमने, और एक पागल संघ की आया, वो क्रेडिट लेकर चला गया। ऐसे में आगे से कसम हम ये खाते हैं कि हम भारत को अगले युद्ध से पहले इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे कि हम बोलेंगे कि ये बोल तो वो ये बोलेगा, हम बोलेंगे ये लिख तो वो ये लिखेगा, हम बोलेंगे कि यहां बैठ तो वो यहां बैठेगा। उम्मीद करता हूं कि समस्त भारतीय इसी भावना के साथ आज अपने आप को दिशा देंगे। तब तक के लिए इतना ही। समस्त भारतीयों को प्रणाम। और हां, अपना व्यवहार इस तरह से विकसित करें कि बड़ों का सम्मान हो, छोटों को प्यार मिले, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित हो कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत। तो ये दोस्तों वीडियो खत्म। ये चीज जो एंड पर अंकित सर ने बातें की, सिर्फ वही बातें थी जो पहले बातें चल रही होती, युद्ध की थी, किस तरह होगा, किस तरह हुआ, ये हुआ, वो सारी छोड़ो। असल बात में चोर जो मुझे लगा, आपने अपनी सोच की बात है, वो ये था कि चाइना ने देखो बड़ी डोनाल्ड ट्रंप ने की थी 145% टैरिफ लगाया। चाइना तगड़ा था, मालूम था उसके पास, मालूम था पैसा, इकॉनमी तगड़ी थी। उसने चपेट मारी मुंह पर, चपेट मारी, इंडिया की तरह ये बक्स की तरह रोने लग गया। अगर यूएस ने एक चपेट मारी तो चाइना ने भी ऐसा में से एक चपेट मारी है, और उसका मुंह नीचे हो गया अमेरिका का, और खुद ही हटा दिए टैरिफ। मैं कहता हूँ एंड कर दिया चाइना ने। दुनिया में किसी मुल्क ने ऐसा नहीं किया। जिन चीज पर टैरिफ लगा सब लम्बे फैल गए, थल्ले लग गया, लेकिन चाइना नहीं लगा। चाइना का ठीक है, आ जाओ, तुम 145 लगाओगे, हम 130 कर देते हैं। जब यूएस को लगा कि ये नहीं झुकने वाला, यूएस की फटी, पीछे आ गया, बैक स्टेप। और इंडिया में लगे थे टैरिफ, मुझे अच्छी तरह याद है। तो इंडिया जाकर कर लिया था, ट्रंप से रिक्वेस्ट कर ली थी, इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। फिर 10% आया पर, आई थिंक 10%। लेकिन चाइना वाह मजा। चाइना का तो वो हिसाब हो गया ना कि पुष्पा वो वाकई नहीं बनाई इंडिया ने फिल्म में पुष्पा, लेकिन असल काम पुष्पा वाला चाइना ने किया है, इंडिया ने किया। इंडिया झुक गया, इंडिया रिक्वेस्ट किए जाकर, ये सब जानते हैं, लेकिन इंडिया ने कहा पुष्पा। इंडिया ने पता क्या इसने क्या खुदा मेरे खुदा जो है ना वो टैरिफ जो है 10% थे, वो मेरे छोटे बच्चे उनके नहीं तो आपने क्या आपने भी झुका। हाँ, पाकिस्तान की तो मैं बात वो पहले झुका हुआ है। हाँ, वो तो झुका है, लेटा हुआ है, वो पहले से गिरा हुआ है। हाँ, तो जो इंडिया है उस वो कपड़ा लेकर गया है और उसने नीचे से सफाई की, ज्यादा हो रहा है, सारा करके उसने क्या खुदा हाथ जोड़कर जवाब नहीं, आपने आपने सफाई की बात तो आप अपनी भी बात, मैं जवाब देता हूँ, कपड़ा मैं जवाब देता हूँ, राले जो है वो चाटते हो। मैं जवाब देता हूँ। पाकिस्तान क्या किया? इंडिया ने तो यह किया ना कि चलो रिक्वेस्ट कर ली। पाकिस्तान क्या किया? राले ना यार, इज्जत अफजाई करो थोड़ी सी। बाबा ट्रंप हो गया बुढ़ा। नहीं, आप गलत तरफ दिशा में जा रहे हैं आप। तुम्हें कैसे पता मैं गलत जा रहा हूँ? मैं सिर्फ यही बोला, बाबा ट्रंप हो गया बुढ़ा। उसकी थकेड़ उतारी है पाकिस्तान ने, ट्रंप, लेकिन टैरिफ फिर भी नहीं हटा। यार पाकिस्तान को टैरिफ से कोई मसला नहीं है, मसला उसको होता है जिसकी इकोनॉमी होती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी उसको थपकी दी है आस्था से। नहीं तो आप फिर इंडिया की बात करते हैं, उन्होंने जिस तरीके से यार मुझे थोड़ा सा लायक बन, आप अपना लेवल भी चेक किया करो ना। मुझे थोड़ा लायक बन। बाबा ट्रंप हो गया बुढ़ा और जा थपकी दी है। आप तो भाई मालिश की तरफ तो चले गए हैं, मालिश करवाने के इस मूड में चले गए। नहीं बाबा उठो, हमारे पर को ध्यान करो। फिर बाबा को उठा, अब नहीं बाबा उठा, जा बच्चा पहले से भी बुरा हाल होगा आपका। पहली बात है, पाकिस्तान टैरिफ कम करवाने के लिए इंडिया अपना यूएस के पास नहीं गया। अगर कोई साबित करते कि पाकिस्तान के ऑफिशियल या कोई पाकिस्तानी वहां पर गया है टैरिफ कम करवाने के लिए, कौन गया? मैं पाकिस्तान का विकेट हुआ है, क्या हो गया? नहीं गया।
कोई भी नहीं गया और यार इसको पाकिस्तान समझा में काम हो यार। और टैरिफ वो करवाते हैं जो ग्रोथ कर रहे थे। हमारी क्या ग्रोथ, हमारे पास यूएई और सऊदीया का पैसा हमारे बैंक में पड़ा, वो उठा ले तो हमें डिफॉल्ट हो जाए, हमें टैरिफ से क्या लेन देना है। मैं चलो। मजाक वाली बातें मत किया करो। लेकिन टैरिफ का मसला था इंडिया को, इंडिया अच्छा सा शैम्पू लेकर गया, अच्छा सा कपड़ा लेकर वहां पर गया और गलत बात भाई हकीकत बात है। गलत लेकिन बात चाइना शैम्पू लेकर गया, कपड़ा लेकर गया, ऐसी गलत बात बात। नॉनसेंस बात कर रहे हो भाई। हकीकत फिर जब मैं बोलूंगा ना, मैं फिर कफन फाड़ूंगा, ये ध्यान रखना। भाई अगर पाकिस्तान गया होता ना इस हवाले से या उसने कुछ करवाया था फिर तो था, लेकिन हमें तो मैं पहले बता रहा हूँ हमारी कोई इकोनॉमी नहीं, हमने क्या करना है इकोनॉमी के लिए। इंडिया अच्छा चाइना की इंडिया को भी छोड़ो, आपको यहाँ पॉलिश किए, यहाँ बैठ कर आप पॉलिश करते हो तो आपको घर आकर मिल जाते हैं भाई डॉलर। यार आपको इसमें- वहां जाने की जरूरत ही नहीं मैं पड़ती। नहीं- आप इतनी ज्यादा मालिश और केयर करते हो कि भाई मालिश जिस पूरे जिस्म की मालिश करते हैं ना ट्रम्प साहब की, सारे जिस्म हाँ, तो सारे वो ऐसे दबाते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, तो भाई आपको जाने की तब- जरूरत ही नहीं तब है। बाबा ध्यान कर। बाबा जी वहां पे कहते हैं कि आपको भविष्य की जो क्या होती है वो शुभ कामनाएं आपको मिल जाएंगी, आप कहीं पर बैठे रहो। तो यहाँ पर बैठे हुए आपको सारा कुछ जो है डॉलर जो है बोरिये में आकर दे दिए जाते हैं, तो आपको वहां जाने की चले जरूरत इस क्या है? टॉपिक को छोड़े, हम कहीं आप कहते हैं कि माँ ये किया वो अच्छा किया। मेन टॉपिक था, मैंने बात एंड पर की है कुछ शुरू कर एंड वाली पहले कर दी। वो मजेदार बात है, वही मजेदार थी। चले अब बात करते हैं कि इंडिया पीओ के क्यों ले सकता, या पीएम मोदी के जो 5 पॉइंट गिनवाए हैं अंकित साहब ने कि एक तो पानी बंद करेंगे, टेरर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके बाद अगली जो वार होगी वो पीओ के ऊपर न्यूक्लियर धमकी जो है वो नहीं लेंगे, मतलब ये बातें मोटी मोटी। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, ठीक है। मेरा एक गुजारिश है पीएम मोदी साहब से कि भाई आपने ना शादी की हुई है ना आपका है बाली बच्चा, आप ये जो इंडिया की जनता है उसको क्यों कह लें कि एटम बम की शक्ल में वहाँ पर मरवाने पे तुले हुए हो। मैं तो आपको अच्छा लीडर समझता था कि चले आप समझ जाएंगे, तो आप भी तो मरेंगे। नहीं हम तो चले ये तो वही आ गया ना जुमला कि हम तो डूबे हैं आपको भी ले डूबेंगे, तो ये वही सिचुएशन बनने वाली है। भाई आप कुछ अगर बात करें स्कूल छुट्टी यार बस मैं यही कहूंगा कि भाई मोदी साहब जो है यहाँ पे अकल का मुजाहरा नहीं कर रहे। भाई ये तुम्हारे आगे होने से उसने नहीं मान जाना, इस वक्त वो फुल जोश में है, उसने सर पर ये कफन जोश बांध में लिया, तो मेरे बंदा पास होश होगा। में बैठता है भाई। नहीं बोलने दो जी। उसने सर से कफन बांध कर जो है वो निकल चुका है। अब अच्छा। उसने कहा या पाकिस्तान नहीं थे या अब जो है वो इंडिया नहीं। पीओके नहीं। अब पाकिस्तान की खैर नहीं है। तो इसी तरह से हमारे जो चौधरी साहब हैं वो ISPR के, क्यों सर बात हमारे यहाँ तो भाई हमारा क्या सिर्फ नाम ख्वाजा से भी उन पे भारी नहीं नहीं वो है। उसको छोड़ो, वो क्या हकीकत बात है, वो आपको पता क्या हमारे यहाँ आदमी जो कुछ करना है उसने करना है। तो हमारा जो DG ISPR है उसने भी एक ठान लिया है कि मैं मीडिया को जो है ना वो कहीं का नहीं यार आप छोड़ूंगा। कहीं कहीं जा रहे हैं, मतलब जिस तरह बातें की ना अंकित साहब ने मूव करवाना मिलिट्री को थोड़ी देर लगती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी होगा हमला पीओके के लिहाज से होगा और पीओके हम वापस लेंगे, क्योंकि इंडिया आई थिंक ये तो काफी टाइम से नहीं 2027 का टारगेट रखा हुआ है इंडिया ने, 2027 का ज़हन में रखना, 2027 तक पीओके उनका होगा, ये इन्होंने बताया हुआ है। चले फिर अभी ले ले 2027 तक जा ही ना ले। कभी भी। मतलब- आप तो कह रहे हैं कि भाई 2027 तक, तो हम कहते हैं भाई, कि एक ये जो मिनट मामला बात छिड़ा करो। हुआ एक है मिनट ये बात आग करो। लगी हुई है, तो इस आग में भाई थोड़ा सा और पेट्रोल डालें तो आगे बढ़े। मोदी साहब यही बोले कि फौजियों कदम बढ़ाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये बोले और अल्लाह बोल दे पीओके पर, फिर देखी जाएगी कौन कितना तगड़ा है, कौन कितने पानी में, कितना दम है उसमें। तो आ जाए फिर ये ठंडा मामला होने ही ना दे। एक तरफ कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर जो धमकी है वो हम नहीं सहेंगे, तो दूसरी तरफ ठंडे भी हो जाते हैं। भाई क्या वजह है? वो आपके पास रजिस्टर ऑफ पेंसिल है, मैं तुम्हें आज नोट करके देता हूँ। इंडिया कभी भी पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान और जो कश्मीर है वो कभी भी लेने की कोशिश भी नहीं करेगा, लेना तो दूर की बात है, कभी भी नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं कोशिश तो करते रहते हैं भाई। वो फिल्मों में करते हैं, वो तो मुझे पता है, वो कभी मिशन मजनू बना दी ये और आपको लगता है कभी कि जो जो मोदी साहब जो है वो सन्नी देओल बन चुके हैं, हाँ उसी हिसाब से वो भाई बिल्कुल। बातें कर रहे हैं आजकल। चल। थोड़ा सा इनका रवैया जो है ना अजीब लग रहा है। नुकसान होगा। बॉर्डर पर वहाँ पर बोला भी नहीं है।
फिर करतारपुर जब इफ्तिताह हुआ था, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो मुंह झुकाकर बैठा रहा था नीचे, चलो खैर उसने मुंह भी नहीं ऊपर उठाया था। बातें ये हैं कि ये मुश्किल है। हाँ, एक सूरत है कि पाकिस्तान को पहले न्यूक्लियराइज कर दे, कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो हथियार है वो ख़त्म कर दें, उसके लिए इनको पुट्टी चलनी तो पड़ेगी। तो वही प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। अमेरिका भी यही चाहता है, इजराइल भी यही चाहता है, इंडिया भी यही चाहता है, मतलब दुनिया काफ़ी कंट्री यही चाहते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियराइज हो जाए। तो तब है कि पाकिस्तान पर अटैक करे फुल जोश के साथ, अदरवाइज बड़ी मुश्किल बात है। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ। गॉड ब्लेस यू।